अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद रहमान 671। आज स्टॉक एक्सचेंज में एक और माइलस्टोन जो अचीव हुआ है, माशाल्लाह 72,000 पॉइंट्स मार्केट ऐड होने के बाद। जो आज इसने क्लोजिंग दी है वो 72,051.89 और 692.49 इसने पॉइंट्स ऐड किए हैं। और जो हाई लगा है वो 72,414.32 का, ये 1,054 पॉइंट्स इसमें जो ऐड हुए थे और डिक्रीज़ होके फिर वो 6,992.49 पॉइंट्स इजाफे के साथ मार्केट जो है क्लोज़ हुई है 72,051.89 पे। ये एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में जिक्र किया था, मैंने एक स्टॉक एक्सचेंज का जो टारगेट था 72,500 भी बताया था, और कुछ स्टॉक्स की मैंने आपको अपनी एक ऑब्जर्वेशन एनालिसिस आपके सामने रखे थे, जिसमें से माशाल्लाह आज काफ़ी हद तक स्टॉक जो है उन्होंने अपने टारगेट अचीव किए हैं, बल्कि ऊपर क्लोजिंग भी दी है। जिनमें सबसे जो तगड़ा शेयर कह लें कंपनीज के हिसाब से, पोस्ट की जो ईपीएस है उस हिसाब से, और जो मार्केट को हमेशा लीड करता है, जिसको मैं 17 रुपये से तकरीबन देख रहा हूँ, वो है एयरलिंक। आज एयरलिंक ने 78 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी है, जो कि इसका एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ रेजिस्टेंस भी शो कर सकता था, कल थोड़ी बहुत इसकी रेजिस्टेंस आई भी थी और नीचे डिप थोड़ी सी मारी है इसने, और आज इसने 78 के पास आसपास क्लोजिंग दी है, जो कि इस चीज़ का साइन है कि आइंदा अगर माशाल्लाह मार्केट अगर नेक्स्ट जो टारगेट है वो 75,000 के आसपास होगा, और 75,000 की तरफ जब मार्केट मूव करती है तो डेफिनेटली इस स्टॉक ने हैवी वेटेज जो स्टॉक है एयरलिंक या इस तरह के दूसरे स्टॉक उन्होंने बड़ा कलीदी रोल अदा करना है। तो ये इसका नेक्स्ट अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है एयरलिंक के अंदर, तो 70 का स्टॉप लॉस रख के आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, जहन में रख के। का फाइनल मेरे हिसाब से जो फाइनल स्टॉप होगा 70 है, और डिप मारती है मार्केट अगर बहुत ज़्यादा शार्प, तो फिर ये 60 की तरफ भी जा सकता है। मगर 7 जो है ना 70 का आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर आपने इसका टारगेट 80 प्लस 100 तक आप भी इसको होल्ड कर सकते हो। तो माशाल्लाह ये ऊपर ये इसका इतना पोटेंशियल है कि ये ऊपर जा सकता है। इसके साथ अब PIBTL को मैं देख रहा था, PIBTL ने माशाल्लाह 7.02 पे क्लोजिंग दी है, और ये टॉप 10 जो वॉल्यूम्स कंट्रीब्यूटर होते हैं उस पर फर्स्ट नंबर पे है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में ये जिक्र किया था कि जब भी मार्केट ने मूव करना होता है ऊपर की तरफ, तो जो जो स्क्रिप्ट टॉप 10 होते हैं उनको आप देखिए, उनके अंदर डे ट्रेडिंग के हिसाब से एंट्री लें। और वॉल्यूम्स के जो छोटे स्टॉक होते हैं, अगर आपने चीप रेट में मिल रहे हैं तो आप उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप उनको होल्ड किया करें। क्योंकि जब कभी मार्केट डिप लेती है तो इस तरह के छोटे स्टॉक्स होते हैं जो ऑलमोस्ट 10 रुपये के अंदर अंदर की जिनकी प्राइस चल रही होती है मार्केट वैल्यू, तो वो इतने ज़्यादा उनके अंदर करेक्शन नहीं आती। तो अगर आप एक हैवी वेटेज स्क्रिप्ट जैसे UBL है, UBL का आप बाय करते हो तो उसके अंदर नीचे गिरने का काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है, इसी तरह से ऊपर जाने का भी, तो वो रिस्की होते हैं छोटे इन्वेस्टर के लिए। तो कभी भी बड़े स्क्रिप्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने एक रिकमेंड किया था PIBTL, अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी अपना टारगेट अचीव किया है। इसके साथ साथ एयरलिंक ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। सेंचुरी पेपर्स को काफ़ी अर्से से मैं देख रहा हूँ, सेंचुरी पेपर्स ने 30 से ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो इंशाल्लाह अब ये 37 की तरफ 37-39 की तरफ जा सकता है। 35 के तक भी आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर रोल करना चाहें तो इससे ऊपर जा सकते हैं। ये अब भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है। बाकी कुछ स्क्रिप्ट आप लोगों ने अगर अब बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो छोटा इन्वेस्टर है 70,000 का स्टॉप लॉस माइंड में रखते हुए आप लोगों ने इसमें बाइंग करनी होती है मार्केट में। और आज की क्लोजिंग जो है ना बड़ी एक क्रूशल क्लोजिंग है। आपने 72,000 जो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नीचे डिप लेती है तो आपने ये जहन में रखना कि 69,500 आप उसको टारगेट आप जहन में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 300 से 400-500 पॉइंट जो है वो अगर मार्केट नीचे डिप ले तो फिर ऊपर की तरफ आ सकती है। ऑल ओवर दी अगर हम एक सिनारियो में बात करें अपने मुल्क की जो एक स्टेबिलिटी की तरफ जो गामजन है, ये हमारी गवर्नमेंट कहना चाहिए, या हमारे जो सारे इदारे जो हैं वो मिल बैठ के, तो बड़ा एक खुश साइन है। इसको मैं आज ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि भले कोई भी गवर्नमेंट्स हो, आप देख लें
कि मैटर करती है आपकी स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी अच्छी होगी, ईरान का वफ्द का आना ही देखें इस चीज़ का साइन है कि इंटरनेशनली अगर अब देखा जाए तो बड़ा एक, अगरचे मैं बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था उर्दू, जो bbc.com पे रिपोर्ट है, तो यूट्यूब पे मैं देख रहा था, तो उनका बहरहाल उनको ये अंदिया यही दे रहे थे कि ये दर्द सर बन सकता है पाकिस्तान के लिए। मगर इस्लामी भाई एज आ ब्रादर मुल्क अगर देखें ईरान को, तो उसका आना हमारे लिए एक बड़ा सरमायाकारों के लिए एतमाद की फ़ज़ा में इजाफे का बायस बना है। तो उसका बड़ा हल्दी साइन आया है। इससे पहले भी बात चल रही थी, सऊदीया की इन्वेस्टमेंट आई है, अब ईरान की इन्वेस्टमेंट आई। तो बहरहाल ये एक जो कंट्रीब्यूशन जो हुई है ईरान की तरफ से, और इसका क्रेडिट्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, भले वो फ्रंट पे या बैक बैक स्टेप चले गए, इस्टेब्लिशमेंट है या सियासतदान है या करंट जो गवर्नमेंट है उसके अंदर बैठे हुए कुछ लीडरान हैं, या जेलों के अंदर बैठे हुए या केस भुगते हुए लीडरान हैं, तो वो बहरहाल उनको इसको जो कंट्रीब्यूशन कहनी चाहिए, जो इसके अंदर सबकी एक इक्वल मेरे हिसाब से है, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। तो सबको ये मेरी तरफ से मुबारकबाद है। मैं भी एक बड़ा आज मूड तो नहीं था स्टॉक मार्केट किसी भी हवाले से वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी मार्केट ने एक मूव दी है, जो कि मेरी 2-3 वीडियो मैंने लास्ट में अपलोड की थी, उनमें यही टारगेट मैंने रखा था। तो उसके हिसाब से जब अचीव होता हुआ टारगेट नज़र आया, तो मैंने कहा यकीनन फिर वीडियो बनानी चाहिए, और एक मुबारकबाद की ऐसे भी अपनी कौम को, अपने जो मेरे इस चैनल के ऊपर भी सुनने वाले उनको भी देनी चाहिए, और इस चैनल के रेफरेंस से बाकी भी अपनी आवाज़ को दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए। तो वेल डन, बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह करे कि इसी तरह से मार्केट आगे चले, जो कि एक अच्छा साइन होगा सरमायाकारों के लिए भी, लोकल के लिए भी, और इंटरनेशनल जो अगर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो उसके लिए भी बड़ा ये खुशाइन है। ईरान का डेलीगेशन का आना, मार्केट का इस तरह से रिएक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आइंदा आने वाला दौर जो है वो इंशाल्लाह हम किसी फाइनेंशियल लिहाज से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से फाइनेंशियल अपनी पोजीशन बना लेंगे। तो अगर मार्केट्स और ये चीज़ें मेरी से जैसे मैं कह रहा हूँ, तो फिर मार्केट ने डेफिनेटली 1 लाख की तरफ जाना ही जाना है, मगर फ़ौरन से 1 लाख की तरफ नहीं जाएगी। डेफिनेटली कहीं ना कहीं पड़ाव करेगी, कहीं ना कहीं स्टे करेगी, करेक्शन लेगी, कंसोलिडेशन पीरियड होगा, अप एंड डाउन से कोई 500 पॉइंट प्लस, 500 माइनस, 1000 प्लस, 600 माइनस, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। तो डेफिनेटली जो इतने ज़्यादा फिर लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो फिर प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर नया इन्वेस्टर आता है, वो उस चीज़ को माल उठाएगा, एक इदारा बेचेगा, दूसरा बाय करेगा, म्यूचुअल फंड हैं, बैंकिंग के, इंश्योरेंस का कॉरपोरेशन हैं, बाकी और इस तरह की बहुत सी कंपनी और इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बाइंग करती हैं। तो डेफिनेटली फिर वो शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स, शिफ्टिंग ऑफ स्टॉक कह लें, शिफ्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह लें, एक हाथ से दूसरे हाथ में वो माल जाएगा। तो उसमें आप लोगों ने भी, कॉमन मैन है जो बड़े आराम से एंट्री ले सकता है, मगर एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हुए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने एयरलिंक का मैंने उनको जिक्र किया कि एयरलिंक को आपने अभी एंट्री नहीं लेनी। तो नहीं लेने से मुराद यही होती है कि आपने स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है, और हमेशा यही एक असूल मैंने सीखा है कि एक दिन पहले की जो क्लोजिंग है उसको आप स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। आज अगर आपने बाइंग लेनी थी 1-2 दिन पहले 70s का, तो आप एयरलिंक को 70 के हिसाब से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो आप उसको होल्ड करें, और नीचे की तरफ करेक्शन ले रहा है मार्केट, ले या ना ले। बाज़ औक़ात मार्केट, क्योंकि उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मार्केट बाज़ औक़ात करेक्शन लेती है, कुछ स्टॉक जो है तो वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसी को शिफ्टिंग ऑफ हैंड कहा जाता है कि एक माल बेच रहा है और दूसरा उठा रहा है। माल बेचने वाला जो है ना, यकीनन फिर वे आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इदारे कर रहे होते हैं कि जी मार्केट के अंदर पैनिक भी ना क्रिएट्स, और इस तरीके से शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स की सूरत में कंपनीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स एक निकल रहा होता है दूसरा, तो जो कि कोई मेरा ख्याल अचंभे की बात नहीं है। एतमाद के साथ अगर चीज़ हो रही है तो यकीनन उसमें फिर उसको कदर की निगाह से देखना चाहिए, ना कि उसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपने स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी होती है। आपने स्टॉक अपने फंडामेंटल्स को देख के, अपनी इन्वेस्टमेंट को देख के बाय करना है और सेल करना है। अगर स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आ रहा और मार्केट नीचे गिर रही है तो यकीनन आप होल्ड कर सकते हो उस सूरत में भी, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है और आपके स्टॉक के अंदर तेज़ी नहीं आ रही, तो फिर एक मार्केट ने जब एक टारगेट टच करना है तो उसके बाद डेफिनेटली करेक्शन आएगी, और जब करेक्शन आती है तो फिर बेशुमार ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा होता, तो करेक्शन की सूरत में बड़ी तेज़ी के साथ वो भी डिक्लाइन करते हैं। तो माफ़ कीजिएगा,
ऐसी सूरत में फिर आप लोगों ने वो उस चीज़ को से एग्ज़िट करना होता। तो ये एंट्री और एग्ज़िट, ये दो जो पॉइंट्स हैं, जो दो जो एंट्री लेवल और एग्ज़िट कह लें, ये बड़े क्रूशल होते हैं और ये बड़ा इनके ऊपर आपने वर्क करना होता है। तो जिसने वर्क कर लिया उसने कामयाबी हासिल कर ली। आज मैंने कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं की। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपके सामने रखूं तो आज मैंने कोई बाइंग नहीं की है, मगर मैंने होल्ड किया है। होल्ड किया है तो उन्हीं स्टॉक के अंदर होल्ड किया है जिनके अंदर मुझे पता है कि अभी तक वो रैली नहीं बनी। तो आप भी ऐसे स्टॉक्स फंडामेंटल देख के बाय कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा तो शायद उसमें वो सही ना रहे, क्योंकि इस सिनारियो में जिसमें वॉल्यूम्स आ रहा है, बड़ा ही खूबसूरत एक माहौल मार्केट का बना हुआ है। 1000 पॉइंट मार्केट प्लस हो रही है। उस कम बेश आल शेयर्स का जो वॉल्यूम है वो 600 मिलियन के करीब करीब है। तो और जो KSE 100 का इंडेक्स का वॉल्यूम है वो 324.51 का वॉल्यूम 100 इंडेक्स में लगा है। तो ये बड़ा ही खुशाइन साइन है कि सरमाकार का एतमाद बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो इन्वेस्टमेंट जब आती रहेगी तो फिर हर एक स्टॉक की बारी आएगी। आज अब अगर आपने एक डिप पे माल बाय किया है तो उसके अंदर आप फिर टेंशन नहीं लें। अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की EPS अच्छी है, कंपनी यकीनन फिर उसके अंदर भी बाइंग आएगा। और जस्ट तो आपने वेट करना होता है। साथ साथ मैं हफ्को का बताता, जो हफ्को का रिजल्ट आने वाला है, हफ्को में होल्ड किया हुआ है मैंने उसको कुछ इन्वेस्टमेंट है माइनर्स में। अगर ये डेफिनेटली फिर मुझे पता है कि इसने ऊपर जाना है तो मैं उसमें होल्ड कर रहा हूँ। मेरा एक जहन में स्टॉप लॉस भी है। मुमकिन है कि मुझे एग्ज़िट करना पड़ जाए ऐसी सूरत में कि कुछ गेन और लॉस की सूरत ना भी हो। तो यही रूल्स होते हैं कि कैश इन हैंड की स्ट्रेटजी आपने अपनानी है। जब आपने अपना सरमाया को महफूज कर लिया, प्रॉफिट बुक करना भी बड़ी एक टैक्टिस है, एक हुनर है कि अगर आपने ज़्यादा के चक्कर में बाज़ का तो आप कम प्रॉफिट से भी महरूम हो जाते हैं। इसको ग्रीड, लालच ही को तो इसी को कहा जाता है कि आप अगर लालच में पड़ेंगे तो फिर कम प्रॉफिट से भी जाएंगे। तो प्रॉफिट बुक करें और फिर वेट करें डिप का, या उन सेक्टर्स का या उन स्टॉक्स का आप सर्च करके बड़े इजीली आप उस सर्च कर सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है, गूगल्स के ऊपर आप सर्च करें, आपको ऐसे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो कि आप अपनी पॉकेट मनी के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ उनके अंदर एंट्री ले सकते हैं। उनके फंडामेंटल्स देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ आप उनकी बोर्ड मीटिंग्स देखें, उनकी नोटिफिकेशन देखें, मटेरियल इन्फॉर्मेशन टाइप्स अगर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई उनके नोटिस हैं, उनको स्टडी करें तो फिर आप फैसला करें तो यकीनन आप फिर अर्न कर सकते हैं। आज इस इन्वायरमेंट्स के अंदर कोई अगर अर्न नहीं करता तो ये उसकी अपनी एक नाअहली, कम इल्मी होगी। उसको आप किसी स्टेट के किसी भी पिलर को आप उसको दोष नहीं दे ठहरा सकते कि किसी की वजह से हो रहा है या किसी ने मैनिपुलेट उस सेंस में किया। मैनिपुलेशन अगर होती है बड़े स्टॉक के अंदर, बड़ी कंपनी के अंदर होती है, बेशुमार ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर आम जनता बड़े इजीली इन्वेस्टमेंट करके अपना एक सरमाया बढ़ा सकती है। यही एक मेरी समझ, बूझ और अक्ल जो मैंने 4-5 सालों में मेरी स्टॉक साइकिल से सीखा है वो यही है कि अपने सरमाए को भी बचाएं और लालच में ना जाएं। जहाँ कहीं आपको प्रॉफिट मिलता है बुक करें और फिर वेट करें डिप का, फिर आप उसको उठाएं। ये साथ साथ मैं बताता चलूँ पीटीसी का मेरे हिसाब से 14 के ऊपर बाइक बनती है, 14-20-14। मगर मेरी तरफ जो रिकमेंडेशन जिनको मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, मुझे मना किया गया कि इसको अभी बाय ना करें। तो आप देख लें, अगर आपको समझ आए तो इसके अंदर आप एंट्री लें, मगर एक ऐसे लेवल के ऊपर अगर 14 से नीचे ये ब्रेक करता है तो फिर आपने एग्जिट ही करना है। मगर अगर मार्केट कल अच्छा बिहेव करती है और आपको ये 14-20, 14-30, 14-40 इस पे मिल रहा है तो आप ऊपर की तरफ जाएं, बेचें। अगर इसके अंदर फिर वॉल्यूम नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, प्राइस रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपने एक नीचे का स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। नीचे का स्टॉप उस सूरत में लेना कि अगर ये तोड़ रहा है नीचे, मार्केट भले ऊपर जा रही है और ये अगर नीचे 14 को तोड़ के 1380, 1350 पे जाकर खड़ा हो जाता है तो फिर आपने इस पे से एग्जिट करना है। और अगर ये 14 तक रहता है, सस्टेन करता है और ऊपर, फिर इंशाल्लाह ये 1590, अभी एक दिन पहले इसने 1590 का हाई लगाया है। तो मेरे हिसाब से 14 और 1590 के बीच में इसकी मूवमेंट बनती है। अगर मार्केट आपका साथ दे तो मार्केट ग्रीन है और ये आपको 14 रुपये के करीब करीब मिल रहा है तो इसको बाय करें। अगर 14 को तोड़ के नीचे जा रहा है तो फिर आपने इसमें से एग्जिट करना है, निकलना है। ये एक पीटीसी हो गया। एयरलिंक हो गया। एयरलिंक के में तो अभी मैंने आपको बताया, उस हिसाब से आपने थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर आप उसको अगर लेना चाहें तो वो भी डे ट्रेडिंग आपको अच्छी करा सकता है। अब कल आप डे ट्रेडिंग के हिसाब से टॉप 10 देखें,
जिनमें वॉल्यूम्स आ रहा है, छोटे छोटे शेयर्स होते हैं उनके अंदर वॉल्यूम आ सकता है। WTL है, सिनर्जी है, इस तरह के कुछ शेयर्स आपको मिलते हैं जिनके प्राइस भी कम है और बल्क में आप ज़्यादा वॉल्यूम में उनको उठा सकते हैं, तो उनके अंदर आप एंट्री करें और डे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर 10 20 40 50 पैसे आपको देता है तो आप उसको फ़ौरन प्रॉफिट बुक करें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब